हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं ऑप्टिक्स में आभासी ऊंचाई के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है आभासी ऊंचाई, ठीक है, जिसे हम लोग एपरेंट हाइट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग काल्पनिक ऊंचाई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि वस्तु किस माध्यम में है, तो विरल माध्यम में, ठीक है। उसे देखा जा रहा है कहाँ से, तो सघन माध्यम से देखते हैं। तो उस स्थिति में उस वस्तु की आभासी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं क्या कि ये एक क्या है, वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बी पर बनता है, ठीक है। होता क्या है कि इस वस्तु से जब प्रकाश किरणें कहाँ से कहाँ जाती है, तो विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। इसी झुके हुए प्रकाश की सहायता से जब इस वस्तु को देखते हैं तो ये वस्तु कहाँ पे दिखाई देता है, तो बी पर, ठीक है। ये वस्तु कहाँ दिखाई देता है, बी पर। हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो कोण होता है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण होता है, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। और ये जो कोण होता है इसे हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से। और हम लोग जानते हैं कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण क्या होती है, बराबर होती है शीर्षाभिमुख कोण से। अर्थात हम कहेंगे, देखिए यहाँ से जो चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये सीधे हैं, ठीक है, और ये भी एक सीधी लाइन है। ये इन दोनों सीधी लाइन के बीच यहाँ पे देख रहे हैं कितना कोण बन रहा है, आर। तो इस साइड में भी कितना कोण बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, इस वस्तु से हम सीधा इस पर डॉटेड लाइन से एक लंब डालते हैं, ठीक है। वैसे ही इस पर भी हम क्या करते हैं, एक लंब डाल लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम इसका नाम ए बी, इसका नाम हम सी डी ई और क्या रख लेते हैं, एफ रख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोगों को निकालना क्या है, आभासी ऊंचाई। तो यहाँ पे आभासी ऊंचाई कौन कहलाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि बी एफ जो है, बी एफ क्या है, तो बी एफ है हम लोग का आभासी ऊंचाई, आभासी ऊंचाई। जबकि ए एफ जो है, ए एफ क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई, जिसे हम लोग रियल हाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम लोगों को बी एफ ज्ञात करना है। जो चित्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ये बी एफ किसके बराबर होगा, सी ई के बराबर होगा, ठीक है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है, तो सी ई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सी ज्ञात करने के लिए, अर्थात बी एफ ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले आई और आर का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आई और आर का मान हम लोग सबसे पहले किस चित्र में ज्ञात करेंगे, तो देखिए आई ज्ञात करने के लिए हम किस चित्र में चलेंगे, थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं। तो देख रहे हैं क्या कि एक चित्र बन रहा है हम लोगों का, कौन सा चित्र, तो ए ई डी में, ठीक है। ए ई डी में जब हम लोग चलेंगे चित्र से त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए ये जो होता है, अगर हम निकालना चाहते आई तो हम उपयोग कर सकते हैं साइन आई का, ठीक है। और साइन आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10 आई के बराबर होता है। कब, तो छोटा कोण के लिए, ठीक है। छोटा कोण के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि छोटा, अगर कोण छोटा हो, ठीक है, कोण कैसा हो, छोटा हो, तो छोटा कोण के लिए क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन आई और 10 आई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। जबकि 10 आई के बराबर हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, लंब बई आधार होता है, ठीक है। तो लंब हम लोग जानते हैं कि कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होता है उसे लंब कहते हैं। अर्थात हमारा लंब क्या होगा, ए डी होगा, ठीक है। लंब कितना होगा, ए डी। जबकि आधार हम लोग किसे कहेंगे, तो डी ई के कहेंगे, ठीक है। जबकि आधार यहाँ पे क्या होगा, डी ई। अब एक बात समझिए, हम चाहे तो ए डी को, ए डी जो है, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी के बराबर भी लिख सकते हैं,
ठीक है। उसी प्रकार DE को हम चाहें तो AF भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकला, तो साइन I का मान हम लोगों ने निकाल लिया। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, तो साइन R का मान ज्ञात करते हैं। तो हम इसके लिए इस चित्र को पूरा कर देते हैं। और देखिए ये जब R है तो हम लोग जानते हैं कि ये भी कोण क्या होगा, R होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो अगर हम देखें तो एक चित्र बड़ा सा हमको दिखाई दे रहा है, वो चित्र कौन सा है, तो BEC में, ठीक है। तो हम लोग पुनः चलते हैं कहाँ पे, तो पुनः चित्र से। तो चित्र में अगर हम देखें तो चित्र में हम लोग देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज में, तो BEC में, त्रिभुज BEC में हम लोग क्या कह सकते हैं, छोटा कोण के लिए। किसके लिए, तो छोटा कोण के लिए। क्या होता है छोटा कोण के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि साइन R जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो tan R के बराबर होगा। और tan R क्या कहता है कि लंबाई आधार। तो देखिए tan R अर्थात R के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है, लंब कहलाता है। तो इस R के लिए लंब क्या होगा, BC, ठीक है। BC क्या है, लंब है। जबकि आधार जो होगा क्या होगा, CE होगा, ठीक है। आधार क्या होगा, CE। अब एक बात समझिए, इस CE को हम चाहे तो किसके बराबर लिख सकते हैं, तो BF के बराबर भी लिख सकते हैं। तो BC को तो BC ही रहने देते हैं, लेकिन CE के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, BF, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने साइन I और साइन R का मान निकाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्नेल के नियम का उपयोग करते हैं। स्नेल के नियम से तो स्नेल के नियम से अगर हम लोग देखें तो स्नेल का नियम कैसे हम लोग लगाते हैं, तो चित्र के अनुसार इस अपवर्तनांक को इस कोण से गुणा करेंगे और इस अपवर्तनांक को इस कोण से गुणा हम लोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब μ1 sin I बराबर हो जाएगा μ2 sin R के, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण A मान लेते हैं। और समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से साइन I तथा साइन R का मान समीकरण A में रखने पर, ठीक है। तो देखिए μ1 साइन I का मान कितना दिया गया है, तो BC/AF, ठीक है। जबकि वही अगर हम देखें तो उसके पश्चात बराबर में हम देख रहे हैं कि μ2 साइन R है और साइन R का मान कितना है, BC/BF है। तो BC/ हम क्या करते हैं, BF यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए इसमें LHS और RHS पद में क्या है, देख रहे हैं क्या कि ऊपर में BC और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका मान कितना निकला, μ1/AF बराबर μ2/BF के बराबर निकलता है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, तो हम लोगों को BF निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब BF को μ1 से गुना करते हैं तो इस तरह से इसका मान निकलता है μ1 BF = μ2 AF, ठीक है। और BF को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इस μ1 को जब हम इधर लाते हैं तो μ2/μ1 इंटू क्या निकलता है, AF, ठीक है। μ2/μ1 इंटू क्या निकलता है, AF निकलता है, ठीक है। अर्थात हम देख रहे हैं क्या कि अगर चित्र के अनुसार देखा जाए तो चित्र में हम देख रहे थे कि यहाँ पे वस्तु था और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना था। वो एक ऑब्जेक्ट था जिसका प्रतिबिंब I पर बना हुआ था, ठीक है।
और यहाँ पे इस चित्र के अनुसार हम देखे हुए थे कि ये कितना था, तो इसे हम लोग I लिखे थे, जबकि ये क्या था R, ये μ1 और ये μ2। तो अगर चित्र के अनुसार अगर आभासी ऊंचाई निकालना रहता है तो किस तरह निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि किस माध्यम से उस वस्तु को हम देख रहे हैं। ठीक है, जिस माध्यम से उस वस्तु को देखते हैं सबसे पहले उसका अपवर्तनांक हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि वस्तु कहाँ पे स्थित है। ठीक है, वस्तु जिस माध्यम में स्थित होता है उसका अपवर्तनांक को हम यहाँ पे लिखते हैं, इनटू में हम लोग उसका वास्तविक ऊंचाई ले लेते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि आभासी ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो μ2 बटे μ1 इंटू वास्तविक ऊंचाई। आभासी ऊंचाई बराबर क्या होता है, μ2 बाई μ1 इंटू वास्तविक ऊंचाई। अब हम क्या करते हैं कि देखिए कि इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंबवत स्थिति। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब वो अभिलंबवत रूप से वस्तु जो होता है कितना ऊंचाई पर जाकर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंबवत स्थिति, या इसी को हम लोग कहते हैं वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी अगर हम देखें, ठीक है, इस तरह से तो हम लोग वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी जब देखा जाए, यहाँ पे वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की क्या दूरी, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चित्र के अनुसार इसका नाम था A, इसका नाम B, जबकि यहाँ पे हम लोगों का नाम क्या था, F था। ठीक है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगा वो क्या होगा, तो BA होगा। ठीक है, और BA को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। BA हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो BA को निकालने के लिए सबसे पहले F से हम कहाँ जाते हैं, B पर। ठीक है, BF, उसके पश्चात BF में से हम किसको घटा देते हैं, AF को। ठीक है, जबकि BF बराबर कितना है, μ2 बटे μ1 इंटू AF माइनस AF। BA का मान निकल गया μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू AF। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू AF। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आभासी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि पृथ्वी तल से वस्तु की ऊंचाई कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर। हम क्या करते हैं, इसका नाम हम दे लेते हैं F। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमको आभासी ऊंचाई निकालना होता, आभासी ऊंचाई, तो आभासी ऊंचाई हम चित्र के अनुसार कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग आभासी ऊंचाई के बारे में अभी तुरंत पहले हम लोग देखे हुए थे कि सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि उस वस्तु को हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु को हम देख रहे हैं कहाँ से, सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है, अर्थात μ2 अपवर्तनांक से इस वस्तु को देख रहे हैं। तो जिस माध्यम से हम लोग वस्तु को देखते हैं सबसे पहले उसका अपवर्तनांक को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वस्तु को हम देख रहे हैं μ2 माध्यम से, तो पहले μ2 लिखेंगे। वस्तु है कहाँ पे, तो μ1 में है, तो μ1 लिखेंगे। इनटू में हम क्या करते हैं कि वास्तविक ऊंचाई से इसमें गुना जैसे ही कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, आभासी ऊंचाई। अर्थात हम देखेंगे कि IF जो होगा यहाँ पे आभासी ऊंचाई होगा, जो किसके बराबर होगा, तो μ2 का मान कितना दिया गया है, तो 3/2, जबकि μ1 हमारा 1 दिया गया है। ठीक है, और वास्तविक ऊंचाई अगर देखा जाए तो वास्तविक ऊंचाई कितना है, तो OF है, जो किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3/2 इंटू 20, जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो इस तरह से इसका मान निकलता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आभासी ऊंचाई कितना निकला, 30 सेंटीमीटर।
वैसे ही अगर हम चाहें कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी बताइए, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी अगर देखा जाए, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो देखिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी अगर देखा जाए तो कितना होगा, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आई एफ का मान हम निकाल चुके हैं। आई एफ का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो 30 सेंटीमीटर, जबकि ओ एफ का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जबकि हम लोग को आई ओ निकालना है, तो आई ओ को कैसे निकालेंगे, तो देखिए आई एफ में से हम ओ एफ को घटा लेंगे। आई एफ में से किसको घटा लेंगे, ओ एफ को। आई एफ का मान कितना दिया गया 30, जबकि ओ एफ का मान कितना दिया गया 20। इस तरह से इसका देखा जाए तो आई ओ का मान कितना निकला 10 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की बीच की दूरी कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो इसे सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। तो हम लोग वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को निकालने के लिए, अर्थात आई ओ को निकालने के लिए सूत्र क्या जानते हैं, तो सबसे पहले जिस माध्यम से देखते हैं पहले उसका अपर्तनांक लिखिए। ठीक है, और वस्तु जिस माध्यम में उसका अपर्तनांक लिखिए, -1 इंटू वास्तविक ऊंचाई कर दीजिए। तो इस तरह से क्या निकल जाएगा, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकल जाएगा, अर्थात अभिलंबवत स्थिति आसानी से निकल जाएगा। तो आईओ को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। μ2 का मान हम देखें तो μ2 का मान कितना दिया गया 3/2, जबकि μ1 का मान 1 दिया गया है, -1 इंटू वास्तविक ऊंचाई कितना दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई ओ का मान हमारा कितना निकला 3/2 -1 इंटू 20। जब इसका हम हल करेंगे तो 1/2 इंटू 20, तो इसको जब हम इससे कैंसिल करते हैं तो इस तरह से इसका मान कितना निकलता है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में, ठीक है, आभासी ऊंचाई का मान सेम वही आ रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो सूत्र से भी इसका क्या कर सकते हैं, इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना आभासी ऊंचाई के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।